नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर में। हूं आपके साथ प्रीति सिंह। शुरुआत इस वक्त की सुर्खियों के साथ। भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने पर प्रधानमंत्री का जोर। दहाई अंक के विकास दर को बताया वक्त की जरूरत। कहा वैश्विक व्यापार में दुगनी हो भारत की हिस्सेदारी। जीएसटी के बाद करदाताओं की तादाद में 54 लाख का इजाफा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में मुठभेड़। इस्लामिक स्टेट जम्मू एंड कश्मीर के प्रमुख दाऊद समेत 4 आतंकी ढेर। पुलिस का एक जवान शहीद, 1 नागरिक की मौत। जम्मू कश्मीर के ताजा हालात पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक आज। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से चर्चा करेंगे राज्यपाल एनएन वोरा। घाटी में शांति के लिए एनएसजी की तैनाती का फैसला। भगौड़ा आपराधिक कानून के तहत विजय माल्या के खिलाफ पहला मामला दर्ज करने की तैयारी। भगौड़ा घोषित करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय की विशेष अदालत में अर्जी। 12,500 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त करने की मांगी मंजूरी। और फीफा वर्ल्ड कप में आज 9वें दिन ब्राजील और कोस्टारिका की टीमें होंगी आमने सामने। नाइजीरिया की भिड़ंत आइसलैंड से। ग्रुप ई में सर्बिया और स्विट्जरलैंड के बीच मुकाबला रात 11:30 बजे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य के लिए दोहरे अंक की विकास दर जरूरी है। उन्होंने कहा कि तकनीक से व्यापार सुगम हुआ है और जीएसटी के बाद अप्रत्यक्ष करदाताओं की संख्या बढ़कर 1 करोड़ के पार हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को वाणिज्य विभाग की नई इमारत वाणिज्य भवन की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देश की अर्थव्यवस्था सभी क्षेत्रों में तेजी से बढ़ रही है। पिछले 4 सालों में एफडीआई और विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड स्तर पर है, जबकि राजकोषीय घाटे की स्थिति सुधरी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। 7%, 8% की विकास दर से आगे बढ़कर हमें डबल डिजिट की विकास दर प्राप्त करने के लक्ष्य पर काम करना समय की मांग है। दुनिया की नजरें आज भारत को इस दृष्टि से भी देख रही हैं कि भारत कितने वर्षों में $5 ट्रिलियन के क्लब में शामिल होता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि तकनीक ने व्यापार को सुगम बना दिया है। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी का उपयोग जितना बढ़ेगा, व्यापार भी उतना ही बढ़ेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि जीएसटी के बाद अप्रत्यक्ष कर देने वालों की संख्या में 54 लाख का इजाफा हुआ है। जीएसटी के बाद के 11 महीनों में ही अब तक 54 लाख से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन दिया है और इनमें से 47 लाख से ज्यादा रजिस्टर हो चुके हैं। इस तरह रजिस्टर्ड लोगों की संख्या अब 1 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। प्रधानमंत्री ने विश्व व्यापार में भारत की हिस्सेदारी दुगना कर 3.4% करने पर भी जोर दिया है। साथ ही कच्चे तेल का आयात घटाने को जरूरी बताया। कार्यक्रम में वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभु और आवास और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी मौजूद थे। हम लोगों ने एक नीति बनाई थी कि किस तरह से आने वाले दिनों में $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बने। हमारी मंत्रालय ने उसके बारे में पूरा नक्शा बनाया है। इसमें $1 ट्रिलियन हमारी मैन्युफैक्चरिंग होगा, $3 ट्रिलियन सर्विसेज से होंगे, $1 ट्रिलियन के आसपास की हमारी योगदान हमारे कृषि क्षेत्र और उसके अलाइड सेक्टर का भी होगा। ये जो शानदार ग्रीन और स्मार्ट बिल्डिंग एनबीसीसी यहाँ बनाएंगे, दिस विल बिकम ए ग्लोबल हब ऑफ ट्रेड प्रमोशन, ट्रेड पॉलिसी, जिसमें हमारे एक्सपोर्टर्स ही नहीं बट दुनिया में जो मल्टीलैटरल मीटिंग्स होती वहाँ हुआ करेंगी। वाणिज्य विभाग की नई इमारत इंडिया गेट के पास बन रही है। इमारत के अगले साल दिसंबर तक तैयार हो जाने की उम्मीद है। इस पर 226 करोड़ रुपए खर्च होंगे और ये कार्यालय पूरी तरह पेपरलेस होगा। पंचानन मिश्रा की रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बात जम्मू कश्मीर के, जहां सुरक्षा बलों ने इस्लामिक स्टेट जम्मू एंड कश्मीर के प्रमुख दाऊद समेत 4 आतंकियों को ढेर कर दिया। मुठभेड़ में पुलिस का एक जवान भी शहीद हुआ है, जबकि एक नागरिक की जान चली गई।
आतंकवादियों से मुठभेड़ अनंतनाग जिले के श्रीगुफरा जिले में हुई। आतंकियों के छिपे होने की खबर के बाद इलाके में सर्च अभियान चलाया जा रहा था। इस बीच आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने भी इसका जवाब दिया और चारों आतंकियों को मार गिराया। रमजान के बाद सुरक्षा बलों का अभियान फिर शुरू होने के बाद ये दूसरी मुठभेड़ है। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल एनएन वोहरा ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस दौरान घाटी के सुरक्षा हालात, राजनीतिक स्थिति और राज्यपाल शासन लागू होने के बाद की स्थिति पर चर्चा की जाएगी। ये बैठक राजभवन में शाम के वक्त होगी। राज्यपाल ने राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों के प्रमुखों को इस बैठक में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। राज्य में राज्यपाल शासन लगने के बाद एनएन वोहरा की राजनीतिक दलों के साथ ये पहली बैठक है। जम्मू कश्मीर में मंगलवार को पीडीपी बीजेपी की गठबंधन वाली सरकार उस वक्त गिर गई थी जब बीजेपी ने सहयोगी दल पीडीपी से समर्थन वापस लेने का ऐलान किया। इसके बाद महबूबा मुफ्ती ने राज्यपाल एनएन वोहरा को त्यागपत्र सौंप दिया था। राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने बुधवार को घाटी में राज्यपाल शासन लागू कर दिया था। इस बीच राज्यपाल ने राज्य प्रशासनिक परिषद के गठन को मंजूरी दे दी है। साथ ही उन्होंने सरकार गिरने के वक्त मुख्यमंत्री के पास लंबित रहे सभी मसलों की समीक्षा की है। जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन लगने के साथ ही अलगाववादियों पर सख्ती बढ़ा दी गई है। घाटी के अलगाववादी संगठन जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के अध्यक्ष यासिन मलिक को गुरुवार को हिरासत में ले लिया गया। वहीं हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेता मीरवाइज उमर फारूक को नजरबंद किया गया है। यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि ये नेता किसी तरह के विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व न करें। मलिक को सुबह के वक्त उनके मैसूमा के आवास से हिरासत में लिया गया और कोठी बाग के पुलिस थाने में रखा गया है, जबकि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कट्टरपंथी धड़े के अध्यक्ष सैयद अली शाह गिलानी की नजरबंदी को जारी रखने का फैसला भी लिया गया है। अलगाववादी गुटों ने ज्वाइंट रेजिडेंस लीडरशिप के बैनर तले घाटी में हड़ताल का आह्वान किया था। यह हड़ताल कथित तौर पर सुरक्षा बलों की गोलीबारी में आम नागरिकों की मौत और वरिष्ठ पत्रकार शुजात बुखारी की हत्या के विरोध में बुलाई गई थी। वहीं घाटी में सुरक्षा व्यवस्था को और पुख्ता करने के लिए एनएसजी कमांडो की तैनाती की जाएगी। अधिकारियों के मुताबिक एनएसजी की एक टीम पहले से ही श्रीनगर में है। फिलहाल उनकी ट्रेनिंग चल रही है। उम्मीद की जा रही है कि एनएसजी की तैनाती से जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं पर लगाम लगेगी। सरकार का मानना है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खात्मे के लिए एनएसजी कमांडो तैनात करने का फैसला असरदार साबित होगा। घाटी में एनएसजी को तैनात करने के लिए गृह मंत्रालय ने पिछले महीने मंजूरी दी थी। जम्मू में फिलहाल एनएसजी की हिट हाउस इंटरवेंशन टीम ही भेजी गई है। किसी को बंदी बनाए जाने की परिस्थिति से निपटने में ये टीम कारगर साबित होती है। इसके अलावा एनएसजी को लाइव मुठभेड़ों का अनुभव भी मिलेगा। फिलहाल घाटी में ऐसी स्थिति से निपटने के लिए आर्मी और सीआरपीएफ अपना अभियान चलाती हैं। केंद्र सरकार ने आतंकी संगठन अलकायदा और आईएसआईएस के नए समूहों पर प्रतिबंध लगा दिया है। गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम कानून के तहत ये कार्रवाई की गई है। गृह मंत्रालय ने अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी XQI और ISIS के अफगानिस्तान आधारित संगठन इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड शाम खुरासन को गैर कानूनी घोषित कर दिया है। इन संगठनों को युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और उन्हें भारतीय हितों के खिलाफ आतंकी गतिविधियों के लिए उकसाने का दोषी पाया गया है। ये दोनों संगठन भारतीय युवाओं की भर्ती कर रहे थे जो सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा माने जा रहे हैं। भारत में ड्रोन टेक्नोलॉजी को लागू करने के लिए सरकार 3 समिति बनाएगी। ये समिति ड्रोन पर बनाई गई टास्क फोर्स की मदद करेगी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मुताबिक तीनों समितियां एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट और इससे जुड़े कानूनों पर अलग अलग सिफारिश ये तीनों समितियां देंगी और ये फैसले ड्रोन से जुड़े टास्क फोर्स की पहली बैठक में लिए गए। बैठक की अध्यक्षता नागरिक उड्डयन मंत्री जयंत सिन्हा ने की। 13 सदस्यों वाली टास्क फोर्स की अगले 6 महीने में रिपोर्ट मिलने की उम्मीद है। रिपोर्ट में ड्रोन से जुड़ी रिसर्च और उनका विकास, इनका उपयोग और इससे जुड़े नियमों पर विस्तार से बात होगी। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने वाईएसआर कांग्रेस के 5 सांसदों का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। इनमें नेल्लौर के मेकापति राजमोहन रेड्डी, कडप्पा से वाईएस अविनाश रेड्डी, राजमपेट से
पीवी मिथुन रेड्डी, तिरुपति से डॉक्टर वारा प्रसाद राव और ओंगेले से येरम वेंकट सुब्बा रेड्डी शामिल हैं। इन सांसदों ने आंध्र प्रदेश के लिए विशेष दर्जे की मांग को लेकर अप्रैल में इस्तीफा दिया था। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कृषि क्षेत्र के विकास के लिए 4I यानी सिंचाई, बुनियादी ढांचा, निवेश और बीमा क्षेत्र को मजबूत करने का सुझाव दिया है। पुणे में कृषि को सतत और लाभकारी बनाने को लेकर कल से शुरू हुए सेमिनार का उद्घाटन करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए तकनीक और क्रेडिट तक किसानों की अधिक से अधिक पहुंच सुनिश्चित करना होगा। उन्होंने कहा कि किसानों की कर्ज माफी समस्या का स्थायी समाधान नहीं है, ये लंबी अवधि में किसानों और कृषि क्षेत्र को नुकसान पहुंचाएगा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पुणे में कृषि को सतत और लाभकारी बनाने को लेकर शुरू हुए सेमिनार का उद्घाटन किया। अपने संबोधन में उपराष्ट्रपति ने खेती को फायदे का सौदा और टिकाऊ बनाने के लिए बहुआयामी रणनीति की जरूरत बताई। उन्होंने कृषि के विकास के लिए सिंचाई, बुनियादी ढांचा, निवेश और बीमा क्षेत्रों को मजबूत करने समेत कई सुझाव दिए। These 4 I's are very, very important in order to make agriculture sustainable and attractive. Unless the lab-to-land transfer of technology to the people is enhanced, you will not get the desired result. Third, strengthening of the marketing system. That's where one of the major problems lies today. उपराष्ट्रपति ने कहा कि जोत का आकार कम होने से कृषि उत्पादकता को बढ़ाना होगा। इसके लिए हमें ज्ञान, प्रौद्योगिकी और क्रेडिट तक किसानों की अधिक से अधिक पहुंच सुनिश्चित करनी होगी। उन्हें इसके लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। Loan waivers are not a permanent solution. At best, they may be temporary solution. You waive the loan, okay, fine. What about the next Rabi? You waive the Rabi loan, then what about Kharif? But the permanent solution is providing remunerative price, providing the reasonable infrastructure. उपराष्ट्रपति ने कहा कि बढ़ती आबादी की जरूरत को ध्यान में रखते हुए घरेलू खाद्य सुरक्षा रणनीति की आवश्यकता है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए अलग अलग फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और उन्हें फल, सब्जियां, मसाले, दालें और गन्ना जैसी ऊंची कीमत वाली फसलों की खेती करनी चाहिए। उपराष्ट्रपति ने किसानों को फसल की उचित कीमत दिलाने के लिए ग्रामीण इलाकों में सड़क संपर्क, गोदामों की स्थापना, कोल्ड स्टोरेज, रेफ्रिजरेटेड वैन और बाजार तक पहुंच बढ़ाने की जरूरत बताई। सेमिनार के उद्घाटन सत्र को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पूर्व कृषि मंत्री शरद पवार, हरित क्रांति के जनक और वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने भी संबोधित किया। राजकमल राव, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि स्थानीय निकाय संस्थाओं को नागरिकों को प्रशासन के केंद्र में रखना चाहिए। पुणे नगर निगम की नई इमारत का उद्घाटन करते हुए कल उन्होंने कहा कि परियोजनाओं और सेवाओं की योजना तैयार करने में लोगों की भागीदारी होनी चाहिए। इससे योजनाओं और नीतियों को बेहतर तरीके से लागू करने में मदद मिलेगी। उपराष्ट्रपति ने प्रभावी स्थानीय प्रशासन के लिए 3F यानी फंड्स, फंक्शंस और फंक्शनरीज का फॉर्मूला दिया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लोगों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण सेवा मिले। While reducing the interface between officials and citizens, it should be ensured that the local bodies are provided with the 3Fs, funds, functions and functionaries for effective governance. It should be noted that in the present digital age, citizens are seeking prompt and quick action on every complaint or petition submitted by them to the municipal authorities. Simply put, people want better and quality service. खबरें जारी हैं, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। The biggest sporting event on earth is here. Top teams will compete to be crowned world champions. Complete analysis of all the matches. Don't miss Rajya Sabha TV's coverage of the FIFA World Cup every day at 5 p.m. MC मैरी कॉम सफलतम भारतीय महिला मुक्केबाज, विश्व चैंपियनशिप में 5 स्वर्ण और 1 रजत, लंदन ओलंपिक्स में कांस्य और एशियन गेम्स में कांस्य पदक विजेता। 5 फीट 2 इंच लंबी मैरी को किया जाता है दुनिया की सफलतम महिला मुक्केबाजों में शुमार।
खेलों में वरिष्ठ योगदान के लिए उन्हें मिले हैं पद्म भूषण, अर्जुन अवार्ड और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 3 देशों की यात्रा के आखिरी पड़ाव में क्यूबा में हैं। राष्ट्रपति और उनकी पत्नी सविता कोविंद ने कल पूर्व राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो के स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति कोविंद की आज क्यूबा के नए राष्ट्रपति मिगेल डियाज कैनेल से मुलाकात होगी। इस दौरान दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत करने पर चर्चा होगी। वार्ता के बाद 4 सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। इससे पहले कल राष्ट्रपति ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सूरीनाम में वहां के राष्ट्रपति के साथ योग किया। राष्ट्रपति की 3 देशों की यात्रा 23 जून को पूरी होगी। वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए जटिल चुनौतियों के बीच भारत और यूरोपीय देश एक दूसरे के साथ मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। बेल्जियम में एक कार्यक्रम में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि अक्टूबर में होने वाली एशिया यूरोप शिखर सम्मेलन से भारत को काफी उम्मीदें हैं। इस शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू करेंगे। In the midst of complex challenges to global peace and security, India and the European Union stand shoulder to shoulder, united by our shared values and principles. India looks forward to the ASEM summit, which is scheduled to be held in October 2018, where Vice President Shri Venkaiah Naidu will be leading our delegation. We are confident that such regular engagements between India and the European Union at the highest political levels will further enhance our excellent partnership. इस मौके पर विदेश मंत्री सुषमा is dependent on Mother Earth and its rivers, seas, land and forests for all things required for sustenance, including food, water, jobs, health and energy. We are very optimistic people who believe in humanity's ability to tide over seemingly insurmountable problems. We will continue to work with all stakeholders for our common well-being. A few decades ago, a renowned cosmologist and author, Carl Sagan, said that he was living in an extraordinary age of stunning changes. I believe that all of us continue to be in the age of extraordinary changes that not only explores newer opportunities but also finds lasting solutions for this generation and beyond. Thank you. और ये ब्रसेल्स से आप सीधा संबोधन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का सुन रहे थे। और इस मौके पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने बेल्जियम के साथ बेहतर होते रिश्तों का भी जिक्र किया। On the 70th anniversary of India-Belgium diplomatic ties, India had the honor to welcome His Majesty King Philip and Her Majesty the Queen. Over the years, we have significantly expanded and deepened our bilateral discourse. Currently, India is Belgium's second largest export destination and 4th largest trade partner outside the European Union. कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ब्रसेल्स में भी मनाया गया, जहां विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के साथ आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर के अलावा बड़ी तादाद में लोगों ने भाग लिया। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिनों के मंगोलिया दौरे पर हैं। दौरे का मकसद कूटनीतिक रूप से अहम पूर्वी एशियाई देश के साथ संबंधों को मजबूत करना है, जिसकी सीमा चीन और रूस से लगती है। उलान बटोर में आज गृह मंत्री ने एक रिफाइनरी की आधारशिला रखी। साथ ही गृह मंत्री मंगोलिया के प्रधानमंत्री की तरफ से आयोजित सम्मान समारोह में भी शिरकत करेंगे। 23 जून को वो मंगोलिया के राष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगे। वहीं शनिवार को एक बौद्ध मठ का भी दौरा करेंगे। 24 जून को गृह मंत्री दिल्ली के लिए रवाना होंगे। भगोड़ा आपराधिक कानून के तहत विजय माल्या के खिलाफ पहला मामला दर्ज करने की तैयारी शुरू हो गई है। प्रवर्तन निदेशालय ने इस बारे में विशेष अदालत में याचिका दर्ज की है। प्रवर्तन निदेशालय ने मुंबई की विशेष अदालत में याचिका दायर की है। एजेंसी ने याचिका में मांग की है कि कोर्ट माल्या को भगोड़ा आर्थिक अपराधी अध्यादेश के तहत भगोड़ा घोषित करे। साथ ही माल्या और उसकी कंपनियों की 12,500 करोड़ रुपए की चल और अचल संपत्ति जब्त करने की मंजूरी भी मांगी है। भारतीय बैंकों के साथ 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी मामले में फरार चल रहे विजय माल्या को भारत सरकार वापस लाने की कोशिशों में जुटी है और इसी कड़ी में माल्या के खिलाफ
लंदन की अदालत में मुकदमा भी चल रहा है। प्रवर्तन निदेशालय ने विजय माल्या को भगोड़ा घोषित कराने के लिए इससे पहले मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत 2 चार्जशीट फाइल की थी। मौजूदा कानून के तहत प्रवर्तन निदेशालय ऐसे मामलों में संपत्ति तब तक जब्त नहीं कर सकता जब तक कोर्ट में सुनवाई प्रक्रिया पूरी ना हो, और अमूमन ऐसे मामलों में सुनवाई लंबे समय तक चलती है। केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने आतंक और नक्सलवाद की कड़ी निंदा की है। उन्होंने अपने लेख में आतंकवादग्रस्त कश्मीरियों और नक्सल प्रभावित आदिवासियों के मानवाधिकारों की रक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई है। अपने लेख में ये सवाल भी किया है कि जम्मू कश्मीर के नागरिकों के मानवाधिकारों के लिए खतरा कौन है। उन्होंने हाल ही में पत्रकार शुजात बुखारी की हत्या का जिक्र किया। लेख में कहा गया कि राज्य से कश्मीरी पंडित समुदाय को खत्म कर दिया गया है। अरुण जेटली ने आगे कहा कि पिछले 3 साल से आतंकी गतिविधियां अप्रैल, मई और जून महीने में बढ़ जाती हैं ताकि पर्यटन के मौसम में घाटी की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो। जेटली ने कहा कि यहाँ की अदालतें भी आतंक के साए में हैं। पनामा पेपर्स लीक मामला फिर चर्चा में आ गया है। इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट की जांच में करीब 12,000 दस्तावेज भारतीयों से जुड़े होने का खुलासा हुआ है। इनमें कई भारतीयों के नाम सामने आए हैं। इनमें पीवीआर सिनेमा के मालिक अजय बिजली, हाइक मैसेंजर के सीईओ, टेलीकॉम दिग्गज सुनील मित्तल के बेटे कवीन मित्तल समेत कई लोगों के नाम हैं। केंद्र सरकार ने पनामा पेपर्स लीक के नए खुलासे को लेकर कहा है कि सरकारी एजेंसियां और इसके लिए बने मल्टी एजेंसी ग्रुप इसे देख रहे हैं। 2 साल पहले पनामा के लॉ फर्म मोज़ैक फोंसेका के कुछ लीक पेपर्स में ये बात सामने आई थी कि भारत समेत दुनिया के कई प्रमुख लोगों, कारोबारियों ने टैक्स हेवन कहे जाने वाले देशों में काला धन छुपाया है। भारत और अमेरिका के बीच कई महीनों से प्रस्तावित और लंबे 2+2 बातचीत की तारीख तय हो गई है। यह अगले महीने 6 जुलाई को वॉशिंगटन डीसी में होगी। दोनों देशों के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री संयुक्त रूप से इसमें भाग लेंगे। इसमें भारत की तरफ से विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण हिस्सा लेंगी, जबकि अमेरिका की तरफ से इसमें विदेश मंत्री माइकल पोम्पियो और रक्षा मंत्री जेम्स मैटिस शामिल होंगे। दोनों देशों के बीच पहली बार इस तरह की बातचीत का तंत्र बनाया गया है। दोनों देश रणनीतिक क्षेत्र में आपसी सहयोग को और पुख्ता करने के बारे में विचार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पिछले साल जून में वॉशिंगटन यात्रा के दौरान इस तरह का तंत्र बनाने की बात हुई थी। अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक दूसरे पर अतिरिक्त शुल्क लगाने की घोषणा के बाद चीन ने अमेरिका पर व्यापारिक सहमति से जुड़ा वादा तोड़ने का आरोप लगाया है। चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने कहा है कि इस महीने की शुरुआत में दोनों देशों के बीच कारोबार में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी थी, लेकिन अमेरिका ने अपने वादा तोड़कर व्यापार युद्ध छेड़ा। वाणिज्य मंत्रालय के प्रवक्ता गाओफेंग ने कहा कि अमेरिका द्विपक्षीय व्यापारिक मामलों में हावी होना चाहता है। चीन ने चेतावनी दी है कि अमेरिका के एक तरफा और संरक्षणवादी उपायों से अमेरिकी कंपनियों, श्रमिकों और किसानों के हितों को ही चोट पहुंचेगी। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के $200 अरब के सामान पर अतिरिक्त शुल्क लगाने की धमकी दी थी। चीन ने साफ किया है अगर अमेरिका ने ऐसी कार्रवाई की तो वो जवाबी कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा। पिछले हफ्ते ट्रंप ने चीन के सामानों पर 25% का अतिरिक्त शुल्क लगाने का ऐलान किया था। ये शुल्क $50 अरब मूल्य के सामानों पर लगेगा। इसके बाद चीन ने भी इतनी ही मूल्य की वस्तुओं पर शुल्क लगाने का ऐलान किया था। अमेरिका और चीन के बीच व्यापार चीन के पक्ष में झुका हुआ है। चीन के साथ अमेरिका का व्यापार असंतुलन $376 अरब का है। 工人、农民的利益，损害世界经济利益，反对的声音将进一步扩大。希望美方正视各界的呼声，回到正确的轨道上来。 वहीं यूरोपीय संघ ने पलटवार करते हुए अमेरिका के कई उत्पादों पर भारी शुल्क लगा दिया है। यूरोपीय संघ से आने वाले स्टील और एल्यूमिनियम पर अमेरिका में भारी शुल्क के बाद यह फैसला लिया गया है। नई दरें तत्काल प्रभाव से लागू हो गई हैं। ब्रिसेल स्थित यूरोपीय संघ ने नए शुल्क ढांचे को मंजूरी दी है। जिन उत्पादों पर यूरोपीय संघ से शुल्क लगाया गया है उनमें जीन्स, मोटरसाइकिल और शराब शामिल हैं। जिन उत्पादों पर शुल्क लगाया गया है उनका मूल्य करीब $3.3 बिलियन है। यूरोपीय संघ ने अमेरिका के तरफा फैसले का जवाब देने के लिए शुल्क बढ़ाने के अलावा कोई चारा नहीं बताया है। अमेरिका ने यूरोपीय संघ से आने वाले स्टील पर 25% और एल्युमिनियम पर 10% का अतिरिक्त शुल्क लगाया है। बीजिंग पहुंचे नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने चीन के साथ एक रेल नेटवर्क के निर्माण समेत 14 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग समेत कई शीर्ष नेताओं के साथ बैठक के बाद ये समझौते हुए।
नेपाली अखबार काठमांडू पोस्ट की खबर के मुताबिक दोनों देशों ने एक रेलवे लाइन के निर्माण समेत 10 विषयों पर समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों में ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना शामिल है। तिब्बत में राजमार्ग के इस्तेमाल को लेकर भी सहमति बनी है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की खबर के मुताबिक दोनों देशों ने 2.4 अरब डॉलर के 8 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें जल विद्युत परियोजनाएं, सीमेंट फैक्ट्री और फल उत्पादन भी शामिल है। बात खेलों की। फीफा विश्व कप के ग्रुप सी में डेनमार्क और ऑस्ट्रेलिया के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिला है। मैच 1-1 गोल से ड्रॉ रहा। कांटे की इस टक्कर में हाफ टाइम तक दोनों ही टीमें 1-1 गोल से बराबर पर थीं। खेल के 7वें मिनट में ही डेनमार्क के क्रिस्टियन एरिक्सन ने जोगेरसन के मिले पास पर गोल दागकर टीम को बढ़त दिला दी। 39वें मिनट में ऑस्ट्रेलिया के मिले जॉर्डनाक ने पेनल्टी किक पर गोल करने में गलती नहीं की और अपनी टीम को 1-1 से बराबरी पर ला दिया। दूसरे हाफ में दोनों ही टीमों ने गोल करने के लिए प्रयास किए, लेकिन किसी भी टीम को गोल करने में सफलता नहीं मिली। वहीं ग्रुप सी के दूसरे मुकाबले में फ्रांस ने पेरू को 1-0 से हराया। ये फ्रांस की लगातार दूसरी जीत थी। एकातोरनबर्ग स्टेडियम में ग्रुप सी के इस मुकाबले में दोनों टीमों के बीच जबरदस्त भिड़ंत देखने को मिली। फ्रांस की ओर से बापे ने एकमात्र गोल किया। फ्रांस की टीम प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। वहीं ग्रुप डी के तीसरे मुकाबले में क्रोएशिया ने खिताब की दावेदार मानी जा रही अर्जेंटीना को 3-0 से करारी मात दी है। क्रोएशिया के लिए रोबिश ने 53वें मिनट में गोल किया। इसके बाद लुका मॉड्रिच ने 80वें मिनट में गोल करके अपनी टीम को 2-0 से आगे कर दिया। क्रोएशिया के तीसरा गोल इवान रिकिटिच ने इंजरी टाइम में किया। इस जीत के बाद क्रोएशिया राउंड ऑफ 16 में पहुंच गई है और अर्जेंटीना के लिए रास्ता आगे का बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। आज के मैच की अगर बात करें तो ग्रुप ई में आज 2 मैच खेले जाने हैं। ब्राजील का मुकाबला कोस्टारिका से शाम 5:30 बजे होगा। दूसरा मुकाबला ग्रुप डी का नाइजीरिया और आइसलैंड के बीच रात 8:30 बजे होगा। वहीं ग्रुप ई में तीसरा मुकाबला सर्बिया और स्विट्जरलैंड के बीच रात 11:30 बजे से होगा। और आइए एक नजर डालते हैं अब तक की टैली पर। और इसी के साथ खबर दोपहर में फिलहाल इतना ही। जाते जाते एक नजर डालिए देश के मौसम के हाल पर। नमस्कार।